नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। जिन लोगों पर देश की सेवा करने की जिम्मेदारी है, अगर वही देश को लूटने लगे तो आम लोगों का भरोसा टूट जाता है। आज देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम और उनके बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर और अन्य ठिकानों पर सीबीआई ने रेड्स की हैं और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के आधार पर वहां छापे मारे हैं। चिदम्बरम परिवार के साथ साथ पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव का परिवार भी भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ है। आज इनकम टैक्स विभाग ने देश भर में लालू यादव और उनके नजदीकी लोगों के कई ठिकानों पर छापे मारे। आज हम आपको बताएंगे कि अगर किसी के पिता वित्त मंत्री हों तो कैसे वित्त मंत्रालय के लोहे जैसे कड़े नियम मोम की तरह पिघल जाते हैं और पिता का रसूख कैसे प्रॉपर्टी बनाने के काम आता है। ये देश की आम जनता और नेताओं के बीच भरोसे के कच्चे धागों का डीएनए टेस्ट है जो आज आपको देखना चाहिए। इसके अलावा आज सरकार ने काले धन से जुड़े कुछ नए आंकड़े जारी किए हैं। हम इनका भी एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। इन आंकड़ों को देखकर आपको पता चलेगा कि आज भी देश में कितने कम लोग टैक्स देते हैं। इसके बाद हम चीन की राजधानी बीजिंग में सुनाई दे रही पियानो की धुन का विश्लेषण करेंगे। रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के घर जाकर पियानो बजाया और अब पुतिन की इस धुन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। कूटनीति के जानकार इसे पुतिन की संगीतमय कूटनीति कह रहे हैं क्योंकि पुतिन कोई भी काम अचानक बिना सोचे समझे नहीं करते। कहा यह जा रहा है कि पुतिन के पियानो की धुन का फ्रांस के नए राष्ट्रपति से गहरा रिश्ता है। पुतिन का ये संगीतमय कूटनीतिक टेस्ट आज हम आपके सामने करेंगे और आज हम आपको एक नए प्रकार के नीले रंग के बारे में बताएंगे जिसकी खोज एक भारतीय प्रोफेसर ने की है। ये नीला रंग बाकी नीले रंगों से काफी अलग है और वैज्ञानिकों के मुताबिक करीब 200 वर्षों के बाद नीले रंग के किसी नए शेड की खोज हुई है। ये रंग देखकर आप भी आज हैरान रह जाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। बेनामी संपत्ति के मामले में इनकम टैक्स विभाग ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दिल्ली एनसीआर में इनकम टैक्स विभाग ने लालू, उनके बेटे बेटी और लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता के कई ठिकानों पर छापेमारी की। बीजेपी के नेता पिछले कई हफ्तों से लालू और उनके परिवार पर फर्जी कंपनियां बनाकर 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति बनाने का आरोप लगा रहे हैं। छापे से नाराज लालू ने कहा है कि उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। लालू यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, आप तमाम जो दक्षिणपंथी अधिनायकवाद के खिलाफ खड़ा हो रहा है, आप उसकी आवाज को बंद करने की चेष्टा कर रहे हो। ये आवाज खत्म नहीं होगी, बल्कि आपने बहुत बड़ा पंगा ले लिया। छापेमारी कर रहा है तो उसका क्या परिणाम है, क्या पर्पस है, ये सारी बातें जब तक सामने नहीं आती है। मीडिया न्यूज में आ रहा 22 जगह छापेमारी हो रहा है, तो कहाँ 22 जगह आप लोग दिखाएं। वहीं सरकार ने इनकम टैक्स की कार्रवाई का बचाव किया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बिना ठोस वजह के ऐसी कार्रवाई नहीं होती। Unless there is a substantial basis and a reason to suspect that either there is evasion or a crime has been committed, these departments don't act. आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के खिलाफ इनकम टैक्स की कार्रवाई के बाद बिहार के महागठबंधन में दरार की अटकलें लगाई जा रही हैं। दरअसल लालू ने ट्वीट करके बीजेपी को गठबंधन के नए सहयोगी मिलने की मुबारकबाद दी थी, जिसके बाद बीजेपी और जेडीयू के बीच फिर से गठबंधन की चर्चा होने लगी। हालांकि कुछ ही देर बाद लालू ने एक और ट्वीट करके सफाई दी कि नीतीश के साथ उनका गठबंधन अटूट है और वो समान विचारधारा की कई और पार्टियों को साथ जोड़ेंगे। हमारा पूरा गठबंधन रॉक सॉलिड मजबूत है और वो अवाम का गठबंधन है साहब, सिर्फ नेताओं का गठबंधन नहीं है। अब लड़ाई का मजा आएगा। जेडीयू ने भी गठबंधन में किसी मतभेद से इनकार करते हुए दावा किया कि लालू के साथ गठजोड़ 5 साल के लिए है। हमारा गठबंधन 5 साल के लिए बना है, सांप्रदायिक शक्तियों को सत्ता में आने से रोकने के लिए। एक मीडिया कंपनी से रिश्वत लेने के मामले में सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के घर और दफ्तरों में छापेमारी की। दिल्ली, गुरुग्राम, चेन्नई और मुंबई के 16 ठिकानों पर सीबीआई ने ये कार्रवाई की। आरोपों के मुताबिक कार्ति ने आईएनएक्स मीडिया से रिश्वत लेकर टैक्स के लिए मामले की छानबीन को प्रभावित किया। सोमवार को इस मामले में सीबीआई ने कार्ति चिदम्बरम, उनकी 2 कंपनियों आईएनएक्स मीडिया और वित्त मंत्रालय के अज्ञात अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और रिश्वत लेने का मामला दर्ज किया है। We are at the initial stages of investigation. As
the evidence comes forth, as the facts come forth, we will definitely be examining and taking all action that is required as per law. चिदम्बरम ने आरोप लगाया है कि सरकार सीबीआई के जरिए उनके बेटे को निशाना बना रही है और इसका मकसद उनकी आवाज को चुप करना है। कांग्रेस ने सीबीआई के छापे को बदले की कार्रवाई कहा है, जबकि सरकार ने आरोपों से इनकार किया है। प्रतिशोध और बदले की आग, ये अब नया डीएनए भारतीय जनता पार्टी का बन गया है। न कांग्रेस पार्टी, न विपक्ष का कोई नेता और न श्री पी चिदम्बरम इस प्रकार की गीदड़ भभकियों से डरने वाले। ये आईटी रेड्स, ये तो सीबीआई का जांच, ये कानून अपना काम कर रहे हैं। सरकार का इसमें कोई रोल नहीं है, बीजेपी का भी इसमें कोई रोल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील और कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने 3 तलाक की तुलना भगवान राम से कर दी। सिब्बल ने कहा कि जैसे मेरी आस्था राम में है और मेरा ये मानना है कि राम अयोध्या में पैदा हुए थे, उसी तरह से 3 तलाक की प्रथा 1400 सालों से चली आ रही है और ये आस्था से जुड़ा मामला है। जो प्रथा इतने सालों से चली आ रही है वो गैर इस्लामिक कैसे हो सकती है? कपिल सिब्बल ने अदालत से ये भी कहा कि इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर कांग्रेस ने आज बड़ा वार किया। कांग्रेस ने 3 साल में 30 तिकड़म नाम से एक वीडियो जारी करके सरकार को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हर मोर्चे पर नाकाम बताया और इन 3 सालों पर एक स्लोगन भी दिया। अच्छे दिन कब आएंगे, ये प्रश्न देश की जनता करना चाहती है। 3 साल देश बेहाल, यही है भाजपा का कमाल। जवाब में बीजेपी ने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त शासन देना 3 साल की बड़ी कामयाबी है जो कांग्रेस कभी नहीं दे पाई। हमने 3 वर्ष में एक ईमानदार सरकार, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार देश को दी। विश्व की सबसे तेज गति से बढ़त करने वाली फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था आज भारत बनी है। केंद्र में 3 साल पूरे होने पर बीजेपी 26 मई से 15 जून तक 500 शहरों में सबका साथ सबका विकास सम्मेलन करेगी, जिसमें अभी तक की उपलब्धियों का जिक्र होगा। सरकार 25 मई को नया कैंपेन न्यू इंडिया भी लॉन्च करेगी। सरकार ने फैसला किया है कि काले धन और टैक्स चोरी के मामलों की पूरी रिपोर्ट को वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। यह ऐलान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सीबीडीटी की नई वेबसाइट ऑपरेशन क्लीन मनी लॉन्च करते हुए किया। वेबसाइट पर सरकार सभी टैक्स डिफॉल्टर्स के नाम भी डालेगी। वित्त मंत्री ने साफ कहा, टैक्स चुराने वाले अब और नहीं बच सकते। इस पूरी सिस्टम और व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि जो कंप्लायंट और ईमानदार टैक्स पेयर है उसको सुविधा मिल जाए। टैक्स इवेडेड पैसे के साथ डील करना अब सुरक्षित नहीं है। वित्त मंत्री ने बताया कि नोट बैन के बाद देश में 91 लाख नए टैक्स पेयर्स की पहचान की गई है। सीबीडीटी चेयरमैन सुशील चंद्रा के मुताबिक नोट बैन के बाद 16,398 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। 1 लाख लोगों को हाई रिस्क कैटेगरी में रखा गया है, जिनकी सख्त जांच होगी। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कांग्रेस ने तेज कर दी है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। बाद में ममता बनर्जी ने बताया कि इस मुलाकात में राष्ट्रपति को लेकर किसी नाम पर चर्चा नहीं हुई। 10 दिन में सर्वसम्मति से विपक्ष का उम्मीदवार तय करने को लेकर एक बार फिर से चर्चा होगी। कोई नाम पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। हम लोग ये चर्चा जरूर किया कि हम लोग चाहते हैं ऑपोजिशन को आउट से सब टुगेदरली हम लोग एक कंसेंसस कैंडिडेट चाहते हैं जो देश के लिए बढ़िया होगा। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सोनिया गांधी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और नीतीश कुमार से भी मिल चुकी हैं। सोनिया ने समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव और आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव से भी फोन पर बात की थी। वो जल्द ही बीएसपी अध्यक्ष मायावती से भी मिल सकती हैं। पाकिस्तान ने आज एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया। शाम के वक्त मोटार और ऑटोमेटिक हथियारों से पाकिस्तान की सेना ने राजौरी के नौशेरा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। सेना ने भी पाकिस्तान की फायरिंग का जवाब दिया है। पिछले कई दिनों से पाकिस्तान नौशेरा में लगातार सीज फायर तोड़ रहा है। पाकिस्तानी गोलीबारी की वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल पर 35 गांव के 10,000 से ज्यादा लोगों पर असर पड़ा है। करीब 2,500 लोगों को घर छोड़कर राहत कैंप में रहना पड़ रहा है। पाकिस्तानी फायरिंग की वजह से एक बच्ची समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
गृह मंत्री राजनाथ सिंह भारत चीन सीमा से सटे सिक्किम के नाथुला पास का दौरा करेंगे। राजनाथ सिंह 19 मई को नाथुला जाएंगे और 21 मई तक रहेंगे। 3 दिनों के दौरे में राजनाथ सिंह बॉर्डर पर आईटीबीपी और सेना के कैंप में भी जाएंगे। गृह मंत्री इस क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था का भी जायजा लेंगे। नाथुला पास चीन और भारत के बीच आपसी समझौतों से स्थापित 3 खुले व्यापार की चौकियों में से एक है। ये हर साल मई से नवंबर महीने तक खुलता है। दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ काले धन को सफेद बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए आज सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को कई सबूत भी सौंपे और दावा किया कि केजरीवाल बहुत जल्द तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। उनके 2 एमएलएस की कंपनी से बहुत सारी फर्जी कंपनियों का लिंक साबित हुआ है। ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का वो सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज और सबूत वो आज सीबीआई को मैंने सौंपे हैं। पुराना काला धंधा चल रहा है 2013 और 14 से। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिकों में भी करोड़ों के घोटाले पर उन्होंने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। इस पर वो एलजी से शिकायत करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के और डिटेल में इकट्ठा कर रहा हूँ, 2-3 दिन में देश के सामने भी रखूंगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं, और डिटेल आ रहे हैं, कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है। कपिल मिश्रा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के फंड में हेराफेरी और फर्जी कंपनियों से रातों रात पैसा आने का मामला वो सीबीडीटी में भी ले जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का केस सीबीआई को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपते हुए साफ किया कि जांच डीआईजी रैंक से कम अधिकारी की देखरेख में नहीं होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। नजीब की मां फातिमा नफीस की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। जेएनयू के एक छात्र से विवाद के बाद नजीब अहमद 14 अक्टूबर 2016 से लापता है। दिल्ली पुलिस ने नजीब के केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हुए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली।